सो पार्ट 9 की स्टार्टिंग वहीं से होती जब पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि हेन हेनबू के बारे में सोच ही रही थी कि तभी हेनबू बाथरूम के अंदर चला आता है, जिसको देखने के बाद हेन का दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर वो अपने आप को संभालती है और हेनबू से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। हेनबू की एंट्री तो काफी ज्यादा धांसू थी, मगर वो नर्वसनेस की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बोलने के लिए तो आया था कुछ और चीज, मगर वो नर्वसनेस की वजह से बोलता है कि फर्श पर काफी ज्यादा पानी गिर गया था और तुम्हें गीला फर्श पसंद नहीं है, इसलिए मैं फर्श को साफ करने के लिए चला आया। जिसके बाद हेन कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं है, तुम जाकर अपने बालों को सुखा लो। हेनबू उसकी बात सुनकर जा ही रहा था, मगर तभी हेन उसको रोकते हुए बोलती है एक मिनट, कहीं तुम अपने बालों को बिना सुखाए इसलिए तो अंदर नहीं आ गए हो क्योंकि तुमने अपने आप को मिरर में देखा और सोचा कि तुम ड्यून के तिमोथी शैलामे की तरह या टाइटैनिक वाले यंग लियोनार्डो कैपिटोरिया की तरह दिखते हो। ये सुनने के बाद हेनबू का चेहरा जस्ट लाइक व्हाट। फिर हेन कहती है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर अभी तक क्यों खड़े हो यहाँ पर, जाओ यहाँ से और अपना हेयर ट्राई कर लो। हेनबू तो उसकी बात सुनने के बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन हमारी हेन तो सोचने लगती है कि हेनबू उसको सिट्यूस करने के लिए आया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों सो रहे थे, पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। दोनों अपने फेस को दूसरी साइड करके सोए हुए थे। जिसके बाद हेन पूछती है क्या तुम सो गए। इसके बाद हेनबू कहता है नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि बेड काफी ज्यादा छोटा है। एक किंग साइज बेड है, लेकिन तभी बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप था। जिसके बाद हेन कहती है एक टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर सोया करते थे, एक ही बेड पर सोते थे। हेनबू को तो याद ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कब हुआ था। फिर हेन उससे पूछती है क्या तुम्हें याद नहीं जब मैं तुम्हारे होम टाउन गई थी। इसके बाद हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हेनबू उसको अपना होम टाउन दिखाने के लिए लेकर आया था। हेन हेनबू का रूम देख रही थी। हेनबू का पूरा रूम मेडल, सर्टिफिकेट और अवार्ड से ही भरा हुआ था, क्योंकि वो बचपन से ही काफी अच्छा स्टूडेंट रहा है। फिर हेनबू उसके पास आता है और उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, और काफी हिचकिचाने के बाद वो कह ही देता है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। जो सुनने के बाद हेन तो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। हेनबू उससे कहता है कि काफी देर हो चुकी है। जिसके बाद हेन घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 9 बज गए थे। काफी रात हो गया था। इतनी रात को कार चलाना, ड्राइविंग करना अच्छा नहीं था, ये काफी डेंजरस हो सकता था। फिर हेनबू कहता है आज रात तुम्हारा यहीं पे रुक जाना सही होगा। हेनबू कहता है तो फिर ठीक है, तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं सामने वाले रूम में सो जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। हेनबू वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो जाने लगता है, मगर हेन समझ जाती है। फिर हेनबू उसको गुड नाइट करके धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। हेन तो उसके बारे में सोच सोच कर स्माइल कर रही थी। हेनबू तो अपने रूम के बाहर था, मगर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी वो चांद को देखकर उसे एक आइडिया आता है। फिर वो अपनी रूम की खिड़की को नॉक करने लगता है, जिसे सुनने के बाद हेन खिड़की को खोलती है, लेकिन तभी हेनबू छुप जाता है, यानी कि खिड़की के नीचे बैठ जाता है। लेकिन हेन उसको देख लेती है, तो फिर वो उठता है और उससे बात करता है और कहता है आज कितना ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है ना, क्या हम दोनों बैठकर चांद को साथ में देख सकते हैं। हेन तो उसको तुरंत हाँ बोल देती है, जिसको सुनने के बाद तो वो दौड़ कर अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद हेन भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। इसी तरह दोनों साथ खिड़की के सामने बैठकर चांद को देख रहे थे और वहीं पर साथ में सो गए थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, अब हेन पूछता है कि हम उस सिंगल बेड पर कैसे सो गए थे। इसके बाद हेन बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए थे, जिसकी वजह से वो सिंगल बेड भी हमारे लिए काफी बड़ा था। ये सुनने के बाद हेनबू तो थोड़ा हैरान सा हो जाता है, पूछता है क्या सच में ऐसा हुआ था। जिसके बाद हेन पूछती है कि अगर बेड छोटा होता तो क्या हम दोनों वापस एक दूसरे से लिपट कर सो सकते थे। ये सुनने के बाद तो हेनबू और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर वो कहता है नहीं नहीं, हमारे बेड पर काफी ज्यादा जगह है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर हेनबू की तरफ अपना चेहरा मोड़ लेती है और उससे पूछती है वैसे ही लिपट कर सोना चाहोगे। हेनबू तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसको देखता ही रह जाता है। हेन जब हेनबू को देखती है तो उसको लगता है कि हेनबू को थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए वो कहती है डरो मत, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हेन समझ चुकी थी कि हेनबू को मुझसे डर लगने लगा है, इसीलिए वो दोनों दूसरी साइड फेस करके सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब एक केयर टेकर हेनसुंग के पास आता है चेक लौटाने के लिए। वो अपने डॉग को वापस लेकर जाना चाहता था। वो केयर टेकर हेनसुंग से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस डॉग को नहीं बेच सकता हूँ क्योंकि ये डॉग हमारी फैमिली की तरह है, इसीलिए प्लीज आप अपने चेक को वापस ले लें और मुझे मेरे डॉग को वापस कर दीजिए। जिसके बाद हेनसुंग चेक तो वापस ले लेता है, मगर उस केयर टेकर को बोलता है, मगर अपने गन को उस डॉग की तरफ कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये डॉग इतना ही ज्यादा पसंद है और ये तुम्हारी फैमिली की तरह है तो क्यों ना मैं इस डॉग को मार दूं। जिसके बाद वो अपनी गन से उस डॉग को शूट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अचानक से हेनबू आ जाता है और उसको रोकता है और फिर उस केयरटेकर को उसको दे देता है, यानी कि वो डॉग को वापस लौटा देता है। वो केयरटेकर जा रहा था तो हेनसुंग हेनबू से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों रोका। जिसके बाद हेनबू कहता है क्या तुमने सुना नहीं कि वो लोग कह रहे थे कि वो डॉग उनकी फैमिली की तरह है तो उन्हें तुम्हें नहीं मारना चाहिए। जिसके बाद हेनसुंग कहता है कि अगर ये डॉग स्टे डॉग होता या फिर कोई लवारिस कुत्ता होता तो फिर मैं इसे मार सकता था ना। ये बोलकर वो एक अजीब से स्माइल अपने चेहरे पर लेकर के वहाँ से जाने लगता है। इधर हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें चेक कर रहे थे। जिसके बाद वो एक आदमी को देखते हैं जो कि रणसिंह के पास था, इसीलिए ग्रैंडपा उसको देखते ही समझ जाते हैं कि वो उनका बड़ा बेटा है।
जिसके बाद ग्रैंडपा अपने छोटे बेटे को बोलते हैं कि अपने बड़े भाई यानी कि बमसेक के बारे में बात वो सभी लोगों को बोलते हैं कि शहर चलने की तैयारी कर दो। दूसरी तरफ हमें उस केयरटेकर को दिखाया जाता है जो कि युनसुंग को पहचान जाता है और वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि लगभग 20 साल पहले एक ऑर्फनेज हुआ करता था जहाँ पर एक 13 साल के बच्चे ने एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते को मार दिया था। जब उस कुत्ते के मालिक को पता चला तो उसने पुलिस कंप्लेन कर दिया। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा है, उसके बाद वो बच्चा जवाब देता है और पूछता है कि एक प्रेशियस डॉग और एक नॉर्मल डॉग में क्या फर्क है। अगर ये प्रेशियस डॉग नहीं होता तो क्या एक नॉर्मल डॉग को मैं मार सकता था। जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस टाइम पे ये कपल भी वहीं पर थे और उस बच्चे को देख रहे थे। जिसके बाद वो हिनसुंग को पहचान जाते हैं क्योंकि उस बच्चे की बात और हिनसुंग की बात बिल्कुल सेम थी। वो दोनों एक ही जैसे बात कर रहे थे। वो कंफर्म तो हो जाते हैं मगर उन्हें थोड़ा डाउट भी था उस बच्चे पर। दूसरी तरफ हम युनसुंग को देखते हैं जो कि क्वींस ग्रुप के टावर के पास ही अपना होटल रूम ले लिया था। वो काफी क्रिपी अंदाज से क्वींस टावर को घूरे जा रहा था। जिसके बाद वो हेन को कॉल करता और बताता है कि हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन के साथ मैंने तुम्हारी एक मीटिंग बुक कर दी है। जिसे सुनकर हेन तो काफी ज्यादा खुश रहती है क्योंकि अगर ये डील सक्सेसफुल हो गया जिसके बाद वो आराम से 1 ट्रिलियन क्लब को ज्वाइन कर सकती है। अभी उसके पास कुछ ईमेल आते हैं जो कि उन सारे मेडिकल रिसर्च सेंटर के आए थे जो कि हेन ने अपने इलाज के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन सबका रिप्लाई आया था कि वो उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। जिसे सुनकर वो फिर से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो अपने आप से एक सवाल करती है, क्या सच में मैं मरने वाली हूँ? मैं 1 ट्रिलियन क्लब के इतनी ज्यादा करीब हूँ, मैं कैसे मर सकती हूँ? मैंने इतने सारे आइलैंड्स खरीद रखे हैं जहाँ पर मैं कभी नहीं गई। सारे लिमिटेड एडिशन कपड़े, ज्वेलरीज और बहुत सारे सैंडल्स और बहुत सारे वॉचेस हैं जिन्हें मैंने कभी भी यूज नहीं किया है। मैंने तो इन सबको अभी तक यूज भी नहीं किया है। मैं कैसे इन सबको बिना यूज किए मर सकती हूँ? ये सारी चीजें तो मेरे लिए वेस्ट हो जाएंगी। देन हेन अपने पति हेनबू से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है मगर वो तो सो रहा था जिसकी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि वो तो अपने मन में बोलती है मेरी सबसे बड़ी मिस तो तुम ही हो। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब हेन अपने ऑफिस में आती है। वो जब हेनबू को देखती है तो देखती ही रह जाती है क्योंकि उसका हार्ट बीट तो फिर से बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये सीन देखने के बाद तो हम समझ ही सकते हैं कि हेनबू को लाइक तो बहुत ज्यादा करती है, बस वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती क्योंकि वो अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहती है और अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। तो हेनबू ने उसकी केयरलेसनेस समझ लिया है। हेनबू को लगता है कि उसकी वाइफ तो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ हे ही नहीं बल्कि उसके इन-लॉज भी हैं क्योंकि वो उसे अच्छे तरीके से ट्रीट जो नहीं करते हैं। इन सारी चीजों की वजह से हेनबू तो अपना प्यार भूल ही चुका था। आगे के एपिसोड में देखते हैं कि आखिर कब हेनबू को अपने प्यार का एहसास हो जाता है। हेन अपने सेक्रेटरी से पूछती है क्या ऐसा हो सकता है कि शादी के 3 साल बाद भी किसी लड़की का दिल उसके पति के लिए धड़कता हो। जिसके बाद उसकी सेक्रेटरी कहती है क्या उस लड़की को हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद हेन कहती है नहीं, उसका पति बहुत ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद उसकी सेक्रेटरी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्या आप उस लड़की को जानती हो? जिसके बाद हेन कहती है कि हाँ, मैं उस लड़की को जानती हूँ। कभी कभी वो लड़की अपने हस्बैंड की आंखों में देखकर खुश ही जाती है। उसका मन करता है कि अपने हस्बैंड को गले लगाए क्योंकि उसे अपने हस्बैंड के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उस जैसे प्योर सोल को इस दुनिया में कितना कुछ सहना पड़ता है। और कभी कभी अपने हस्बैंड के चौड़े शोल्डर को देखकर वो चाहती है कि उसका हस्बैंड आकर उसे टाइटली हग करे। यहाँ तक कि कभी कभी उसे अपना हस्बैंड चलता फिरता डायनामाइट लगता है। यही रीजन है कि वो लड़की अपने हस्बैंड को किसी भी लड़की के साथ देखना नहीं चाहती है और यहाँ तक कि वो किसी भी लड़की को अपने हस्बैंड के आसपास जाने भी नहीं देती है। ये सीन देखने के बाद तो हमें पता चलता है कि हेन अपने पति के बारे में कितना कुछ सोचती है। जिसको सुनने के बाद सेक्रेटरी कहती है कि शायद उस लड़की का दिमाग खराब है, एक बार उसे किसी डॉक्टर को जरूर दिखा देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि उसका दिमाग खराब है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। वरना ऐसा कभी हुआ है क्या कि शादी के 3 साल बाद भी किसी लड़की का हार्ट उसके पति को देख करके काफी ज्यादा तेजी से धड़कता हो। इसको सुनने के बाद हेन तो इसको कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेती है, जिसकी वजह से वो तुरंत डॉक्टर के पास चली जाती है। वो डॉक्टर को बोलती है कि आजकल मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील होता है, मुझे दूसरे पर बहुत ज्यादा दया आती है, पर ऐसा मैं पहले बिल्कुल भी नहीं करते थे। मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा सहानुभूति फील होता है। जिसके बाद हमें कुछ छोटे से फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब हेन एक बिल्ली को खाना खिलाने के लिए बारिश में एक छाता लेकर खड़ी थी और तो और ऑफिस में एक बंदे को जॉब पर ही रख लेती है क्योंकि उसका बेटा इक्वेटर पे था। वहीं उसकी एक एम्प्लॉय को रोता हुआ देखकर हेन को भी काफी ज्यादा रोना आ जाता है क्योंकि उस एम्प्लॉय की मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार थी। वो डॉक्टर को बताती है कि मैं पहले कभी भी किसी के लिए नहीं रोई हूँ। इसके बाद डॉक्टर्स को समझाते हैं कि देखो, ऐसे सिचुएशन में ऐसी फीलिंग का आना आम बात है। जिसके बाद हेन तो शॉकली बोलती है इसका मतलब ये है कि मैं सच में मरने वाली हूँ। आपका ये बोला हुआ चीज गलत हो जाएगा क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरे साथ पहले भी ऐसे मेरिकल्स काफी ज्यादा बार हो चुके हैं। आप देखिएगा, इस बार भी कुछ ऐसा ही जरूर होगा। मैं अपने उस मेरिकल लक की वजह से बच जाऊंगी। इस बार भी कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा जो मुझे इससे जरूर बचाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जब हेन के डैड अपने दामाद के साथ अपने बड़े भाई
बॉन्सुक से मिलने के लिए आए होते हैं। हेन के डैड आते ही अपने बड़े भाई से पूछते हैं उस पहाड़ी के बारे में, जिसके बाद वो बताता है कि मैं देखो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस डैड से मिलने के लिए वहाँ पर आया था, पर सियोली ने मुझे डैड से मिलने नहीं दिया, और उस टूटे हुए फेंसिंग के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बॉन्सक अपने डैड से मिलने के लिए अपने छोटे भाई को बोलता है, मगर वो तो डायरेक्ट उसको मना कर देते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद वो अपने दामाद के साथ यानी कि हेनबो के साथ बाहर निकल जाते हैं अपने घर के लिए। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर पर लौट आते हैं, जहाँ पर हेन के डैड कहते हैं तुम्हें लगता होगा ना कि हमारी फैमिली कितनी ज्यादा अजीब है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे पर लॉसूट फाइल करती हैं। हमारे बीच कितनी बार केस हो चुका है जिन्हें तुमने इतने टाइम तक संभाला है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये बोलकर वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। वो सियोली के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या बॉन्सक तुमसे मिलने के लिए आया था? वो शायद डैड से मिलने के लिए आया था, क्या आपसे वो मिला था? जिसके बाद सियोली तो उसको डायरेक्ट मना कर देती है और कहती है नहीं, वो मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। और रही डैड की बात, तो ऐसा हमारे पास कुछ बात ही नहीं हुआ था, जबकि वो आया ही नहीं है तो ऐसे कैसे बात हो सकता है। एक तरफ हमें हेन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि बटलर से बात कर रही होती है और हिंसुंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल रही होती है। जिसके बाद बटलर हिंसुंग का तो पूरे टाइम पीछा करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हिंसुंग को पता चल जाता है और वो उसको पकड़ लेता है, मगर वो हैरान नहीं होता, उल्टा वो तो बटलर को अपने पास बैठाता है और चाय नाश्ता करवाता है और पूछता है कि मुझे तुमसे क्वींस ग्रुप की पूरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसके बाद बटलर कहती है आपको इसका क्या जरूरत है, और वैसे क्या आप मुझे एक बार बताओगे कि आपके और हेन के बीच में कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि हेन और हेनबो का शादी टूट जाए। जब हिंसुंग इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि मैंने हमारे देश में बड़े बड़े घर के बच्चों के बीच में रिश्ता करवाया है, लेकिन मैं सिर्फ क्वींस फैमिली की बेटी की शादी नहीं करवा पाई। इससे मेरी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं अपने इमेज को वापस बनाना चाहती हूँ। मैं उन दोनों की शादी को तुड़वाना चाहती हूँ। इसके बाद हिंसुंग उसको वार्न करता है कि तुम्हें जो करना है करो, मगर मेरे रास्ते में मत आना, वरना तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम नहीं जानती हो। उसके बाद बटलर उससे माफी मांगती है, यानी कि हिंसुंग से माफी मांगती है, और वो बोलती है कि मुझे करने के लिए किसी ने कहा था, जिसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ। उस टाइम में भी मैंने वही किया था जो मुझसे बोला गया था। सब कुछ तो परफेक्ट चल रहा था, मगर हेन के सामने हिनवो आ जाता है, और वो तो इतना ज्यादा शातिर है कि एक बार में ही उस जंगली सुअर को मार गिराया और हेन को बचा लिया। मैंने यह सोचा नहीं था वो इतना ज्यादा स्मार्ट और माहिर होगा। अब यह बटलर किसके कहने पर ये काम कर रही थी, और हिंसुंग की क्वींस फैमिली में आने के क्या इरादे थे, ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 9 खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।